गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बेटा फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको आज इस लेक्चर में दो डेरिवेशन बताऊंगा। इनमें से एक डेरिवेशन आपके बोर्ड में 100% आएगा। आप इस बात को कहीं पे भी नोट कर सकते हैं बेटा। जो ये दो मैं डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से एक डेरिवेशन आपके बोर्ड में 100% आना ही आना है, ये समझ लीजिए। अगर आपके बोर्ड में पेपर में इनमें से एक डेरिवेशन आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये डेरिवेशन कर लो, इनमें से एक पक्का आएगा बेटा। फिर मत कहना कि हमको बताया नहीं गया, नहीं हम पहले से इस बात को तैयार कर लेते। डेरिवेशन कौन से हैं वो तो उसकी बात करने से पहले बेटा, जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लोग 7880960882 इस नंबर पे मैसेज करेंगे, जिसमें अपना नेम और क्लास, नेम को और क्लास को लिख करके मेरे पास प्रोवाइड करा देंगे, जिससे मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आपको एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती हैं वो आपको मैं वहाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उनको मैं वहीं पे आपके प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप उस ग्रुप में रहेंगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उसमें आपको धीरे धीरे मिलता रहता है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेटा उन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपके पास बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है ड्राइव द फार्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड। लॉन्ग सोलेनाइड की का आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपको ड्राइव करना है। तो देखिए बेटा, इस फार्मूले को आप लोग कैसे ड्राइव करेंगे। लेट आ सोलेनाइड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न। हमने ये मान लिया है कि जो हमारे पास सोलेनाइड है, जैसे ये आपका सोलेनाइड है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, सोलेनाइड को मैं अलग से बना देता हूँ बेटा। सोलेनाइड एक इस तरह का होता है, ये आपका सोलेनाइड है। ये क्या है बेटा, सोलेनाइड है। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न क्या होती है इसकी भी बात कर लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ टर्न जो होती है कॉइल की, इस तरह से बेटा, ये हो गई और यहाँ पे आपकी ये हो गई, ये हो गई। जो कॉइल से नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनको आपने माना है कि बेटा ये एन है। ये कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स में टर्न बेटा, एन है। इनकी जो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न है वो एन है। एंड लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड। और ये जो सोलेनाइड है इस पे हमने करंट आई को फ्लो कर दिया है। किसको बेटा, आई करंट को इसमें मैंने फ्लो किया है। तो ये आई करंट इन जो आपके है यहाँ से जाएगी, फिर बेटा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से इसमें मूव कर रही होगी। फिर उसने बोला है फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड लेट बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। और हमने ऐसा माना है कि जो हमारे पास सोलेनाइड है बेटा, उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है बेटा, बी है। तो आप जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, करंट सप्लाई के। किसके होता है बेटा, फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसको आपने आई माना है कि जो फ्लोइंग करंट है वो कितना है बेटा, आई आपने माना है। तो हमने यहाँ से मैंने फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लिख दिया, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख दिया बेटा, आई लिख दिया। फिर आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बेटा कांस्टेंट लाते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एल को लाते हैं। किसको लाते हैं बेटा, एल को, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फ्लक्स इक्वल टू हो गया एल आई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब वी नो डेट, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो होता है बेटा बी ए कॉस थीटा के इक्वल। किसके पास इक्वल होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। जो कि थीटा क्या होता है बेटा, थीटा होता है एंगल। थीटा क्या होता है आपके पास बेटा, एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो आपके पास एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं थीटा बेटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान समझिए बेटा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये है। अब आप इस बात को भी जानते हैं कि इस सोलेनाइड में जो आपका एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। उसकी डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। कैसे, इस बात को देखो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, थोड़ा सा कुछ हाँ ठीक है नहीं मिल रहा है तो इसी हिसाब से समझिए। ये मान लीजिए बेटा आपके साथ सोलेनाइड है, ये आपके क्या है बेटा, सोलेनाइड है। अब इसमें एन नंबर ऑफ टर्न आपके उनके दिए गए हैं। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा तो वो आपका क्या परपेंडिकुलर आएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर आता है एरिया, क्योंकि वो एरिया इस तरह से ना, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगी डायरेक्शन ये वाली होगी।
ये डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसको मैं गिनाता हूँ, जैसे यही, तो ये डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर आएगी, तो इस डायरेक्शन पे ही तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। तो इनके बीच का एंगल, अगर दो आपके क्वांटिटी हैं और उनके बीच की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच का एंगल जो होता है उसको 0 डिग्री मानते हैं। तो बेटा उसी के आगे मैंने लिख दिया है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना लिख दिया बेटा, 0 डिग्री हमने लिख दिया है। अब अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो बेटा कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है, तो फ्लेक्स इक्वल टू हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा बेटा, बी ए। अब ये जो फ्लेक्स आया, ये आया है 1 टर्न के कारण। किसके कारण बेटा, ये जो नंबर ऑफ टर्न n है इसके 1 टर्म का मैग्नेटिक फ्लेक्स आया है आपके पास बेटा बी ए। तो हमारे पास ऐसे n टर्न है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लेक्स क्या एन बी ए हो जाएगा बेटा, एन बी ए हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब हमने क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड, सोलेनाइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा, तो उसका फार्मूला होता है बेटा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई होता है बेटा। अब ये जो n होता है, ये होता है ये बेटा n होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई l के। तो n की जगह मैंने कितना रख दिया बेटा, n बाई l को रख दिया। n की स्मॉल n की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल N बाई l, ये लिखा है वहां पे। अब इसको जब रखेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 3 को पुट कर दिया। जो इक्वेशन 2 है उसमें जो b की वैल्यू रखना है, तो b की वैल्यू मैंने म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई l को पुट कर दिया। तो जब आप पुट करेंगे तो देखना क्या होगा बेटा, जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या ये फ्लेक्स का जो आपके पास फार्मूला वो बन जाएगा फाई इक्वल टू एन म्यू नॉट एन एल आई ए बन जाएगा। अब बेटा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, अगर मैं 1 और 4 की बात करूं तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, और 1 को देख लेते हैं बेटा, ये 4 है बेटा इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों में फ्लक्स जो है बेटा, दोनों में फ्लक्स दिया है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इन दोनों फ्लक्सों को इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल होना चाहिए तो क्या बेटा एल आई इक्वल टू हो जाएगा एन म्यू नॉट एन आई ए डिवाइड बाई एल हो जाएगा। तो अब आपको आई से, इस आई से बेटा इस आई को हमने काट दिया, तो म्यू एल इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, म्यू नॉट एन का एन से मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, तो एल बराबर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। यही आपके पास लॉन्ग सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव, ठीक बेटा। तो ये आपके पास होता है लॉन्ग सोलेनाइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं, स्पेशल केस ये आता है इन देयर द एनी मीडियम इंस्टेंट ऑफ एयर। अब हमने एयर की जगह किसी मीडियम को अगर अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो फार्मूला है एयर के लिए, तो आपको पता है कि जो आपके पास रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी वो होती है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिबिलिटी ऑफ एयर के इक्वल होती है। तो अगर मैं परमिबिलिटी ऑफ मीडियम निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से म्यू एम की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो क्या वो आपके पास परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर हो जाएगा। अब इस म्यू एम को मैं बेटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कहाँ पे बेटा पुट कर देते हैं, क्योंकि ये मीडियम के लिए है, तो यहाँ पे यू म्यू एम हो जाएगा। तो म्यू एम की जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक बेटा। तो ये आपका पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अगर इस डेरिवेशन में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या करना है। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कि वो आपका डेरिवेशन कौन सा है। तो वो डेरिवेशन है बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ऑब्टेंड इट विथ द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और उसको आपको ऑब्टेंड करना है किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से। तो देखिए बेटा, पहले तो हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, द व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। जो हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज होता है बेटा, वो वर्क करता है किस पे बेटा, नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है बेटा, नल डिफ्लेक्शन पे करता है। अब ये क्या कहता है बेटा, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट अंडर नॉर्मल कंडीशन। बोला गया है कि अगर आपका कहीं पे भी व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है तो उसमें रेशियो, अगर जो है आपके रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए, जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए बेटा, इक्वल, तो उसमें नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, उस पूरे सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा।
अंडर नॉर्मल कंडीशन। द ब्रिज इन ए अनबैलेंस कंडीशन वेयर करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पर अगर आपके पास जो आपका जो ब्रिज वो जो आपने ब्रिज बनाया है व्हीट स्टोन ब्रिज, वो अनबैलेंस्ड है। वो कैसा है बेटा? अनबैलेंस्ड है। तो आपके वहां पे करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, वो किसके थ्रू होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू होता है। तो वहां पे आपका करंट का फ्लो होगा और वो किसके थ्रू होगा बेटा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपका वहां पे होगा। आगे बोला गया है द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। जो ब्रिज है वो अगर आपका बैलेंस है, व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। पर अगर जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन पे है, कैसे कंडीशन पे बेटा? बैलेंस कंडीशन पे है, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर में नो करंट फ्लो, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। द कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय द एडजस्टिंग द नॉन रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हम लोग एडजस्ट करते हैं नॉन रेजिस्टेंस को और अननोन रेजिस्टेंस को। वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो ब्रिज है व्हीट स्टोन ब्रिज वो क्या हो जाए बेटा? वो बैलेंस हो जाए, जिसके कारण क्या हो, उसमें कोई भी करंट सप्लाई ना हो बाय द थ्रू ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये आपके व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल ने बताया गया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपका बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज ये वर्क करता है नल डिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे। किस पे बेटा? नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। फिर बोला गया है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का वर्क क्या है, तो वर्क में उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई व्हीट स्टोन ब्रिज बना है और वो बैलेंस कंडीशन में है, तो उसमें अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाए, रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए, तो वहां पे कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। पर अगर आपके पास जो व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है, जो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है वो अनबैलेंस्ड है, वो कैसा बेटा? अनबैलेंस्ड है। देन कंडीशन में क्या होता है, वहां पे आपके उस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है और वो करंट जो है आपकी फ्लो होती है बाई द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। कहां से होती है बेटा? गैल्वेनोमीटर से होती है। तो द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। अगर इसको बैलेंस कर लिया गया तो वहां पे जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रही वो करंट आपकी फ्लो होना खत्म हो जाएगी। द कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय द एडजस्टिंग द नॉन रेजिस्टेंस। और इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हम नॉन रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, उनको एडजस्ट करते हैं। अब इसका डायग्राम बेटा ध्यान से समझिएगा कि डायग्राम क्या है। डायग्राम आपका ये कहता है कि बेटा यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक सर्किट है। अब यहाँ पे आपने 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं। पहला है बेटा P Q R S, ये 4 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से जो आपकी बैटरी लगी बेटा, बैटरी से आपकी I करंट आ रही, तो I करंट आई, तो यहाँ मैंने भेज दिया बेटा I1 करंट ऊपर को सप्लाई कर दिया, तो नीचे करंट आएगी I2। अब I2 किसके बराबर होगी बेटा? I माइनस का I1 के इक्वल होगी I2। तो I माइनस का I1 इक्वल होगी I2 के। अब ये सप्लाई होगी और यहाँ से भी I2 सप्लाई होगी और यहाँ से I1 सप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बेटा जो आपका I2 होगा वो इक्वल होगा I माइनस के I1 के। किसके इक्वल होगा बेटा? I माइनस I1 के। तो इस डायग्राम को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखते हैं इसके विषय में क्या करना है। डायग्राम बना लिया? ओके। अब देखिए बेटा, इसमें लिखा है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा उसकी कंडीशन? लेट आई बी द करंट फ्रॉम द बैटरी ई। तो हमने लेट कर लिया कि जो बैटरी ई है उससे कितनी करंट? आई करंट फ्लो हो रही है एट पॉइंट ए। कहां तक बेटा? पॉइंट ए तक ही। इस डायग्राम समझते जाइए बेटा, पॉइंट ए तक, ठीक है? यहां तक आपकी आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है ए करंट I1 फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस P। जो आपकी I1 करंट है वो रेजिस्टेंस P से फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस P से I1 करंट फ्लो हो रही है। एंड करंट I माइनस I1 फ्लो थ्रू द R। तो जो आपके पास रेजिस्टेंस IR है उससे कितना करंट बेटा फ्लो हो रहा है? तो उससे फ्लो हो रहा है I माइनस I1, जो कि किसके इक्वल होगा? I2 के इक्वल होगा। इन बैलेंस्ड स्टेट, अब अगर ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जो बना हुआ है वो बैलेंस्ड स्टेट में है, तो नो करंट फ्लो थ्रू द बीडी। तो आपके पास जो बीडी सर्किट बना है इसमें कोई भी करंट को फ्लो नहीं होना चाहिए, बीडी में कोई भी करंट को फ्लो नहीं होना चाहिए। हेंस पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल। और आपको ये बात पढ़ाई गई थी बेटा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया था बेटा, तो उसमें बताया गया था कि अगर 2 पॉइंट है और उनके बीच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, उनके बीच में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो 100% वो दोनों के दोनों पॉइंट किसमें होंगे बेटा? सेम पोटेंशियल पे होंगे। 2 डिफरेंट पॉइंट्स आर नो फ्लो ऑफ द करंट, देन बोथ पॉइंट आर द सेम पोटेंशियल। उन दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा, तभी उस पर कोई करंट सप्लाई नहीं होगी। तो हमने ये माना है कि नो करंट फ्लो द बीडी। तो जो बीडी है उनके बीच में कोई भी करंट को फ्लो नहीं होना है। तो इसका मतलब वहां से हमको पता चल गया कि बी और डी का जो आपके पास पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए। जो पोटेंशियल है वो कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। अब हम लोग आगे बेटा, देयर
फॉर करंट I1 फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस क्यू। तो अगर यहाँ से P से I1 आ रहा है बेटा, अब इसको BD में जाना नहीं है, BD लाइन में जाना नहीं, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो जीरो, तो पूरी पूरी I1 किसके पास चली जाएगी बेटा, Q के पास चली जाएगी। और इसी तरह यहाँ से जो I1 माइनस I1 आ रही है बेटा, इसको D से B की तरफ जाना नहीं, तो पूरी पूरी कहाँ चली जाएगी, S की तरफ फ्लो हो जाएगी। तो वही आगे आपने लिखा है कि देयर फॉर करंट I1 फ्लो थ्रो रेजिस्टेंस Q आल्सो एंड करंट I माइनस I1 फ्लो थ्रो S। तो आपका जो आपके I1 करंट है वो आपका कहाँ से हो जाएगा, Q से सप्लाई हो जाएगी, और जो आपके पास I माइनस I1 करंट है वो आपके S से फ्लो हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, अप्लाई किरचॉफ्स लूप रूल इन क्लोज लूप ABDA। ABDA में किरचॉफ्स लूप को लगाते हैं। अब देखिए, जिनको किरचॉफ्स लूप नहीं पता वो लोग ध्यान समझिए बेटा। किरचॉफ्स ने बताया था कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं, उन रेजिस्टेंस को और उन रेजिस्टेंसों में फ्लो होने वाली जो आपके पास करंट होगी, उनके प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम हमेशा इक्वल टू जीरो होता है। कितना होता है बेटा, इक्वल टू जीरो होता है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन क्लोज लूप ABDA। तो अब ABDA में लगाते हैं, ध्यान समझिए बेटा, ABDA। तो जब हम चले बेटा, पहला रजिस्टर मिला P पे करंट कितनी फ्लो रही, I1, तो मैंने लिख दिया बेटा I1 इंटू P। फिर आगे चले बेटा, तो अब यहाँ से चले तो कोई करंट नहीं फ्लो हुई, BD में कोई करंट नहीं। फिर हमको रजिस्टेंस मिला R, कितना रजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R। और पे करंट कितनी फ्लो हो रही बेटा, I माइनस I1 फ्लो हो रही, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R मल्टीप्लाई I माइनस I1। अब देखिए बेटा, करंट इधर को फ्लो हो रही है और आपको जाना इधर को है, तो इसका मतलब हमारी जाने की डायरेक्शन और करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे मैंने बेटा माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा सर्किट बेटा आपका क्लोज है, ये पूरा का पूरा सर्किट क्या क्लोज है। तो इसका जो सम होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। सम इक्वल टू कितना होगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो जाएगा तो अब क्या, इसको मैं I1 P बराबर लग सकता हूँ बेटा I माइनस I1 R, इसको उधर ले गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब अप्लाई कर दीजिए किरचॉफ्स लूप रूल को इन क्लोज लूप BCDA। तो अब ध्यान देखिए बेटा, बी है बेटा, हाँ, BCDB में अप्लाई कर दीजिए, BCDB में अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे बेटा तो Q पे करंट आ रही I1, तो Q इंटू I1। तो देख लेते बेटा, क्या यही लिखा है, ये देखिए Q इंटू I1 हो गया बेटा। अब यहाँ देखिए, अब इससे आगे जाएंगे तो इधर को आ रहे होंगे, तो इधर को आएंगे तो मिलेगा S, और S पे करंट कितने हैं, I2 करंट किसके बराबर है, I माइनस I1। तो क्या है, S इंटू I माइनस I1 हो जाएगा, तो S इंटू I माइनस I1 हो गया बेटा। अब साइन प्लस लगेगा माइनस, तो हम जा रहे हैं बेटा इधर को, और करंट आ रही है इधर को, करंट इधर को आ रही है, हम जा इधर को रहे, तो हमारी जाने की डायरेक्शन और करंट की आने की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग माइनस लगा देंगे, तो माइनस, अब पूरा क्लोज सर्किट है तो इक्वल टू जीरो लिख दिया, इक्वल टू कितना लिख दिया बेटा, जीरो लिख दिया। तो यहाँ से I1 Q इक्वल टू I माइनस I1 इक्वल टू S आ जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम लोग बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या ये इक्वेशन बनेगी बेटा, I1 P डिवाइड बाई I1 Q इक्वल टू I माइनस I1 R डिवाइड बाई I माइनस I1 S। तो अगर इसको है तो यहाँ से क्या बेटा, I1 से I1 कट जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कट जाएगा, तो PQ बाई RS बन जाएगा। और इसी PQ बाई RS को बोलते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसी को बैलेंस कंडीशन बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। किसकी बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो अगर ये रेशियो बेटा सेम आ गया, ये रेशियो बेटा आपका सेम आ गया, तो हम बोलेंगे कि जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बना है वो आपका कैसा है, बैलेंस्ड है। तो ये आपके दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे बेटा। इन दोनों डेरिवेशनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा बेटा, लिख कर इसको प्रैक्टिस करिए। इन दो में से एक डेरिवेशन आपके बोर्ड में 100% श्योर है कि वहां मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा है, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें। और इस चैनल में अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेटा जोड़े, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।